स्टूडेंट्स, कल अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस सीखे थे। अब इस वीडियो में अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी विशेषताएं तो अच्छी तरह से देख ली होंगी कि जैसे इनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं वगैरह आते हैं। इनको देखते ही आपको ये पहचान में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर इनमें वाक्य में नहीं आ रहा है तो उस समय हमें तुरंत पहचान लेना चाहिए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे अपन ने इससे पहले वाले में देखा था कि उनमें सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस में ही होता है। बाकी तीनों ही पैटर्न नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव तीनों में ही सहायक क्रियाओं का प्रयोग हो जाता है, और उसके साथ में हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये जो एस या ईएस मुख्य क्रियाओं में लगते थे वो हट जाते हैं। अब सहायक क्रियाएं डू और डज का प्रयोग करने लगते हैं। एक वचनकर्ताओं के साथ में हमेशा डज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ताओं के साथ में हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी संरचना ऐसे बनती है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद में नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। ये बात बच्चों याद रखने की होती है कि नकारात्मक वाक्यों में हमेशा नोट का प्रयोग सहायक क्रियाओं के आगे किया जाता है। अब देखिए, जब हमने इन वाक्यों को देख के ये पहचान लिया तो हमारे दिमाग में तुरंत ये पैटर्न आ जाना चाहिए। अब इसके बाद में जब हम इनकी वाक्यों की रचना हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले जैसे इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह है। तो वह को पहचानेंगे कैसे? क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए भी वह आता है और पुल्लिंग के लिए भी वह आता है। तो इसका अंतिम अक्षर ये देखो, खेलता, ता जहां पे आ रहा है इसका मतलब ये पुल्लिंग में एक वचन है। तो इस समय वह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे ही। अब इसके साथ में हमने देखा कि एक वचनकर्ताओं के साथ में सहायक क्रिया डज का प्रयोग होता है, तो हमने उसके बाद में पैटर्न के आधार पर रख दिया डज। इसके बाद में जैसा मैंने आपको कहा कि डज के बाद में हमेशा नोट का प्रयोग करता है, या डू के बाद में ही हमेशा नोट का प्रयोग होता है, तो इसके बाद में हमने नोट रख दिया। और अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमेशा हमने देखा था कि वो सिंपल सेंटेंस में ही होता है जहां पर मुख्य क्रियाओं के आगे एस या ईएस लगता है। देखिए बच्चों, इनके किसी भी मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगा रखा है, तो हमें पहचान लेना है कि अब नकारात्मक वाक्यों में एस या ईएस वाला पैटर्न हट जाता है। अब मुख्य क्रिया के साथ में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमने ये देख लिया। इसके बाद में तो हमने मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्ले लगा दी। अब इसके बाद में पैटर्न के आधार पे हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना था। ऑब्जेक्ट कौन होता है? कि हम किस काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पर वह फुटबॉल खेल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? फुटबॉल। तो ये वाक्य क्या बन गया? ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब हम बहुवचनकर्ताओं को देखते हैं, जैसे आई, दे, वी, इनके साथ में सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है, और बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही होगा जैसे एक वचनकर्ता के साथ में किया था। जैसे दे डू नॉट प्लक फ्लावर्स, मुख्य क्रिया में वैसे भी बहुवचनकर्ताओं के साथ में कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन नकारात्मक वाक्य है तो वैसे भी इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। इसलिए बच्चों, हम इन प्रकार के सेंटेंस चाहे कैसे भी सेंटेंस हो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और अब देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये टेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे इनमें ऑलवेज, रेगुलरली और डेली शब्द, ये देखते ही हमें पहचान लेना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। बच्चों, जब घर पे आप वाक्य बनाओ तो उस समय इस पैटर्न को काम में लेना। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से लगाना है, फिर उसके बाद में नोट का प्रयोग करना है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ठीक इसी प्रकार से आप इनसे संबंधित और बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। बच्चों, अब अगले वीडियो में अपन इसके प्रश्नवाचक वाक्य बनाने सीखेंगे।